हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम में। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को। अगर आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट आपके सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। और आप लोग का जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी SSC पेट, यूपी RO और यूपी SI ASI, इन सब के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने अगले क्वेश्चन पे कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं: खासी, पटकाई और अराकान योमा, अकाई पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं भारत और म्यांमार के मध्य जो है अराकान योमा, यानी जिसे हम राखिन भी कहते हैं, और नागा चिन लुशाई, ठीक है, राखिन, नागा, चिन और लुशाई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और खासी पर्वत श्रेणी जो है यह पटकाई रेंज का ही एक पार्ट है, लेकिन इसका विस्तार जो है यह म्यांमार में ना होकर मेघालय राज्य में है। मेघालय राज्य में है, ना कि भारत म्यांमार सीमा पर। तो इस हिसाब से ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उक्त में से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है: नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। तो इसका है हमारा आंसर सही गोदावरी। गोदावरी नदी जो है ये नासिक जिले के महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर एक त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलता है। और इस नदी की बात की जाए कुल लंबाई तो है 1465 किलोमीटर, और इसका जलग्रहण क्षेत्र जो है 3,13,812 वर्ग किलोमीटर है, और इसे हम वृद्ध गंगा भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है: ऑप्शन ए बैरन, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, उत्तरी अंडमान। तो ये हमारा है ऑप्शन ए बैरन। बैरन द्वीप का उद्गम जो है यह ज्वालामुखी से होता है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के जो अंडमान सागर के पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, और यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसका पहला उद्गार जो हुआ था वो 1787 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि शोला वन का संबंध है दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से, पश्चिमी हिमालय से, पूर्वी हिमालय से, ज्वारीय वन से। शोला वन का संबंध है दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से, क्योंकि नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी, इन पर्वतों पर या इन पहाड़ों पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं उनको कहते हैं शोला वन। शोला वन या फिर शोलास वन भी लिखा जाता है, शोलास वन कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। ये लौह अयस्क क्षेत्र है और ये हमारे राज्य हैं। लौह अयस्क क्षेत्र बादाम पहाड़, ये कहाँ है? ये हमारा है उड़ीसा। फिर है डल्ली राजहरा, ये हमारा है छत्तीसगढ़। फिर है कुद्रेमुख है हमारा कर्नाटका। और नोवामुंडी हमारा है झारखंड। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 3 4 1, 2 3 4 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई है? कोलकाता एवं ढाका, अमृतसर एवं लाहौर, दिल्ली एवं श्रीनगर, लखनऊ एवं काठमांडू। तो यह है हमारा कोलकाता एवं
ढाका। बांग्ला नववर्ष पोइला वैशाख के अवसर पर भारत और बांग्लादेश के बीच 14 अप्रैल 2008 को रेल सेवा की शुरुआत की गई थी। और कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस जो है यह कोलकाता के चितपुर स्टेशन से ढाका छावनी तक जाती है। इसे कब रवाना किया गया था? 14 अप्रैल 2008 को रवाना किया गया था। और यह है मैत्री एक्सप्रेस भारत से स्वतंत्र बांग्लादेश की राजधानी ढाका के लिए रवाना होने वाली पहली यात्री रेलगाड़ी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध, पृथ्वी, शुक्र, प्लूटो। तो ये हमारा ऑप्शन ए है बुध। बुध सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है और यह सूर्य की सबसे कम समय में यानी 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा को पूरी कर लेता है। ठीक है। और ग्रीक लोग जो हैं बुध को ही अपोलो के नाम से जानते हैं। अपोलो इसे ही कहा जाता है, बुध ग्रह को ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि डेटम रेखा है एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। पाकिस्तान तथा भारत की सीमा रेखा है। यह तिथि रेखा या कैलेंडर रेखा इंगित करती है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो देशांतर के शून्य अंश से गुजरती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। यह एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? पनामा, सिएरा लियोन, होंडुरास और ग्वाटेमाला। तो बात की जाए अगर मध्य अमेरिका की, तो मध्य अमेरिका में टोटल 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? पहला हमारा ग्वाटेमाला है, उसके बाद हमारा बेलीज है, फिर अल सल्वाडोर है, होंडुरास है, कोस्टारिका, निकारागुआ और हमारा पनामा। तो बचा कौन सा? सिएरा लियोन। सिएरा लियोन मध्य अमेरिका में नहीं है, यह है अफ्रीका में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन और कैल्शियम। तो ये हमारा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है ये है 46.8% जो पाया जाता है। सिलिकॉन 27.72%, और उसके बाद एल्युमिनियम 8.13% और लोहा 5.0% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। ज्वालामुखी पर्वत हैं और देश दिया हुआ है। देखते हैं क्या है। माउंट रेनियर। माउंट रेनियर ज्वालामुखी जो है ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यानी कि A4। एटना जो सक्रिय ज्वालामुखी है यह है इटली में है, इटली के सिसिली द्वीप पर है। फिर है पेरिकुटिन जो है यह है मैक्सिको का ज्वालामुखी है, मैक्सिको में है। और फिर हमारा ताल, जिसे हम टाल भी लिखते हैं, TALL, ये हमारा फिलीपींस में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3। हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, A4, B1, C2, D3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है। अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। देखिए क्या होता है कि महासागरों में गर्म और ठंडी जलधाराएं चलती हैं और जहाँ पे इन दोनों जलधाराओं का मिलन होता है वहाँ पे प्लैंकटन का निर्माण होता है। प्लैंकटन का निर्माण होता है और ये क्या है? ये एक समुद्री वनस्पति होती है। प्लैंकटन समुद्री वनस्पति होती है और इस स्थान पर
मत्स्य और या जिसे हम मछली कहते हैं, इनका मछलियों का उत्पादन केंद्र पाया जाता है। और जो सारगैसो है ये हमारा उत्तरी अटलांटिक का एक हिस्सा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। तो समुद्री वनस्पति, तो विशिष्ट समुद्री वनस्पति हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अपनति और अभिनति संबंधित है, मोड, भ्रंश, परिघटन, मेगापोलियन कास्ट। तो हमारा है ऑप्शन ए मोड। अपनत एवं अभिनत जो है उन्हें हम कहते हैं चट्टानों के मोड से संबंधित है, चट्टानों के मोड से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार भारत में असेंबल इन इंडिया और मेक इन इंडिया योजना के द्वारा निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी साल 2025 तक कितने फीसदी हो जाएगी? 2.5, 3.5, 6%, 7%। तो ये हमारा है 3.5% हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार भारत में प्रशासनिक पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर कितने जिलों की उद्यमिता पर गौर किया गया है? तो ये हमारा है 500 से अधिक। निचले स्तर पर यानी कि 500 से अधिक जिलों में उद्यमिता से जुड़े घटकों और जो वाहक हैं उस पर गौर किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय बजट 2021 में आयकर ब्रैकेट 12.5 से 15 लाख का आयकर प्रतिशत क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा 25%, लेकिन ये 2021 बजट की बात कर रहा है, ये लोग आप लोग ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट 2020 का मुख्य विषय नहीं है? महत्वाकांक्षी भारत, जिम्मेदारी समाज, सभी के लिए आवास, सभी के लिए आर्थिक विकास। तो देखिए महत्वाकांक्षी भारत का भी इसमें मुख्य विषय जिम्मेदार समाज का भी है और सभी के लिए आर्थिक विकास का भी है, लेकिन सभी के लिए आवास का मुख्य विषय नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? पुणे, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ। तो ये है लखनऊ। इसका उद्घाटन किस तरह किया गया था? स्पीकर श्री ओम बिरला जी के द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ स्थित कन्वेंशन सेंटर में सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 GFR 2017 ई प्रोक्योरमेंट एवं GEM पर पहले क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो हमारा नई दिल्ली, जयपुर, जम्मू और भोपाल। तो ये हमारा है जम्मू, और इसमें जम्मू कश्मीर सरकार से भी सहयोग लिया जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जनवरी 2020 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत की ऊर्जा नीति की समीक्षा लॉन्च की गई है। यह समीक्षा रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? नीति आयोग, टेरी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार। तो ये हमारा है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। कब? 10 जनवरी 2020 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय टेलीकॉम किस प्रमुख विदेशी निवेशक के माध्यम से एयरटेल में 4900 करोड़ रुपए की FDI प्राप्त करने का इच्छुक है और इस उद्देश्य हेतु दूरसंचार विभाग को आवेदन किया है? टेलीफोनिका, कॉमकास्ट, ऑरेंज और सिंगटेल। तो ये हमारा है ऑप्शन डी, सिंगटेल। सिंगटेल ने किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में किस झील में सामूहिक रूप से प्रवासी पक्षियों की मौत हुई? सांभर झील, चिल्का झील, रुद्रसागर, पुलिकट झील। तो ये हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए, सांभर झील। ठीक है, सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान। क्या हुआ था कि बरेली में जो इज्जतनगर, वहाँ पे भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उसके अनुसार इस झील में यहाँ पे लगभग
17,000 से अधिक पक्षियों की मौत एवियन बाटुलिज्म बीमारी के कारण हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ई नेम हाल ही में सुर्खियों में रहा, प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत कब की? 2015, 2016, 2017, 2018। तो यह है हमारा ऑप्शन बी, 2016 में इसकी शुरुआत की थी। और यह क्या है? यह एक कृषि इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, कृषि इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? सिंगापुर, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड। तो ये है हमारा संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ पे? अबू धाबी में की गई है। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मई 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। किस देश की सिफारिशों पर संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये हमारा इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया और भारत। यह है हमारा प्यारा भारत की सिफारिशों पे किया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की? इसकी शुरुआत हुई थी 15 दिसंबर 2005 को। इसकी शुरुआत नई दिल्ली से हुई थी। और इसके बाद फिर यह 2006 में श्रीलंका में मनाया गया। और उसके बाद फिर यह पूरे वर्ल्ड में फेमस होता गया। और 21 मई को इसे मनाने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन को अपना प्रस्ताव पेश किया था। इसका उद्देश्य क्या है? कि इसका मूल उद्देश्य यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो चाय का योगदान है इसको बढ़ाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विशाखापत्तनम के पास एलजी पॉलीमर्स प्लांट से किस गैस के रिसाव में चलते कई लोगों की मृत्यु हो गई? मिथाइल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, स्टायरिन गैस, हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये हमारा है ऑप्शन सी, स्टायरिन गैस। इस गैस लीक कांड में 12 लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद 5,000 लोगों के बीमार होने की भी खबर आई थी। और यह गैस रिसाव कब हुआ था? यह हुआ था 7 मई 2020 को यह गैस रिसाव हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नए भारत के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों ब्लॉकों का निर्माण सुधार के लिए संभावित मार्ग नामक रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई। रिपोर्ट में स्वास्थ्य के मुद्दे को केंद्र में रखकर भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में संपूर्ण सुधार के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 और ना ही 2। तो हमारा ऑप्शन 2 सही है, यानी हमारा केवल 2 हो जाएगा हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि यदि कोयला खान से संबंधित है तो पानी निम्न में से किससे संबंधित होगा? नदी, तालाब, कुआं, वर्षा। देखते हैं। जिस प्रकार कोयला जो है वो ज़मीन की गहराई से खोदने पर प्राप्त होता है, उसी प्रकार पानी जो है वो खोदने पे कुएं से प्राप्त होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा कुआं, ऑप्शन सी। तालाब और वर्षा नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हवा और ऑक्सीजन, शिक्षक और विद्यार्थी, गणित और भूगोल, भौतिकी और विज्ञान। देखिए, हवा और ऑक्सीजन दोनों एक ही विषय से हैं, शिक्षक विद्यार्थी एक ही विषय से हैं, भौतिकी विज्ञान एक विषय से, लेकिन गणित और भूगोल ये दो अलग अलग वर्ग को इंगित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गणित और भूगोल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। तो देखते हैं। 3, 6, 5, 8, 3, 12। यहाँ कुछ बन नहीं रहा है, यहाँ से चलते हैं। देखते हैं 3, 5, 8 यानी +2 +3 +4
आगे क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ से देखते हैं 6 - 1 -2 और -3, 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए 0। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अक्षरों के अनुक्रम में अगला अक्षर क्या होगा। देखते हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई ए, तो एफ आ जाएगा हमारा अगला, यानी ऑप्शन ए एफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राम उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, इसको हम साथ साथ बनाते चलते हैं। राम उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं 6 किलोमीटर चलता है, इसके बाद दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। उसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी है, यानी कि हमें ये दूरी निकालनी है। हमने इसे बिंदु ए मान लिया और इसे हमने डी मान लिया। तो देखते हैं, ये 4 है, ये दूरी भी हमारी कितनी है, ये भी 4 है, ये कितना है, 6 है। तो अगर हम इसका निकालें तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 64 + 36 = 100, 10, यानी हमारा 10 किलोमीटर। आंसर सी 10 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गीता की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, मैं उनकी माँ के, इसको बनाते चलते हैं साथ ही में। ये गीता है, ठीक है। तो कौन कह रहा है, अर्जुन कह रहा है। गीता की माँ उससे एक जनरेशन ऊपर आ जाएगी कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र। तो माँ का इकलौता पुत्र यानी गीता का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, और इसका पुत्र है। तो गीता क्या हो गई, गीता हो जाएगी बुआ। क्या कह रहा है, गीता अर्जुन से किस प्रकार संबंधित है, तो बुआ, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी कोड के अंतर्गत मेन को IMNA लिखा जाता है, REAL रियल को ARLE लिखा जाता है, तो इसी कोड में लॉयन को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं कैसे किया है। यहाँ पे चेंजेस किया गया है, M को सेकंड नंबर पर रख दिया गया, A को 4, I थर्ड को 1 और N को इस पे कर दिया गया है। सेम वही यहाँ पे भी किया गया है। तो हमारे क्या हो जाएगा, लॉयन है LION, इसको हम अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, OLN और IOLNI। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं कि निम्नांकित डिब्बों में से कौन सा एक दिए हुए कागज के पन्ने द्वारा बनेगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि कौन सी सतह किसके यहाँ पे ऑपोजिट आएगी। तो यहाँ पे सिंपल सी है कि ये F जो है, ये F B के ऑपोजिट आ रहा है, सिंपल सी बात है। उसके बाद में जो E है ये C के ऑपोजिट आ रहा है। बचा हमारा D, तो A हमारा D के ऑपोजिट आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शंस हैं हमारे पास E F B E E F T, ठीक है। तो ये इसके जब ऑपोजिट है तो दोनों सतहें एक साथ तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि F और B दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। फिर हमारा इसको देखते हैं E F D, तो यहाँ पे कोई भी इसके ऑपोजिट नहीं है, तो हमारा बी सही हो जाएगा। एक बार इनको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है कि ई जो है सी के ऑपोजिट है, ये हो ही नहीं सकता, और ये भी गलत हो गया। और ए और डी दोनों ऑपोजिट हैं, तो ये भी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ए बी सी डी का ई तथा ई का भार अलग अलग है। देखते हैं क्या क्या है। इनमें बी केवल सी से भारी है, बी केवल सी से भारी, यानी इसको हम ऊपर नीचे करके लिख देते हैं। बी के नीचे सिर्फ एक बंदा है और वह सी है। और ए बी तथा ई से भारी है, तो ए यहाँ आ जाएगा और ई अभी कहाँ रहेगा पता नहीं, परंतु डी से नहीं है तो डी ऊपर हो जाएगा। बचा ई, तो ई यहाँ नीचे आ जाएगा। अब कह रहा है इनमें दूसरा सबसे भारी कौन है, तो दूसरा हमारा कौन है, ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित सारणी में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है यहाँ पे, AK 11, a की वैल्यू कितनी होती है, a की होती है 1 और k की कितनी होती है 11, तो कितना हो जाएगा 12 -1 कितना हो गया 11, ये यहाँ पे लिखा हुआ है।
सी का कितना होता है 3, एफ का कितना होता है 6, कितना हो जाएगा 9, -1 आ गया हमारा 8, डी 4, एच का 8, कितना हो जाएगा 12, -1 हो जाएगा हमारे पास 11, एल का कितना होता है हमारा 12, एन का 14 हो जाएगा 26 -1 25। उसके बाद हमारा आता है ओ आर, ओ का कितना होता है हमारा, ओ का होता है 15, आर का कितना होता है 18, 15 18 33 -1 कितना हो जाएगा 32। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 32, एक्स की वैल्यू 32। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न आरेख में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। निम्न आरेख में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। देखते हैं यहाँ पे कि ये जो वृत्त है हमारे पास, सर्किल है, इसमें संख्या कितनी है, केवल 7 है। त्रिभुज जो है रेक्टेंगल, इसमें कितनी है 2 है। और जो हमारा आयत है इसमें कितनी है हमारे पास 6, 7 2 और 6। अब बात अगर की जाए कि आयत और त्रिभुज को अगर हम मिलाते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 36 + 4 यानी कि 40। तो ये यहाँ पे 40 आ गया, देखो इन दोनों के जोड़ पे। सेम उसी तरह अब हम अगर त्रिभुज को या हम आयत को और वृत्त को मिलाएं तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 + 49 यानी कि 85। तो ये देखिए यहाँ पे 85 आ गया। तो अब यहाँ पे हम किस करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 49, 49 + 4 कितना हो जाएगा 53। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 53, ऑप्शन ए 53। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि ए की वैल्यू ये है, बी सी प्लस है, सी माइनस है, डी मल्टीपल है, तो इनमें से कौन सा सही होगा। ऐसे क्वेश्चंस को देखने के लिए हम पहले एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं। देखते हैं जैसे कैसे कि ए के मतलब है भाग करना है, तो ए को हम 24 को 6 से देंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, बी प्लस करेंगे 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखते हैं डी को 5d से यहाँ पे 30 हो जाएगा, और सी -12 यानी कि 18 हो जाएगा। ये हमारा ये गलत हो गया। और ए 4 है, यहाँ पे ए का भाग है, तो 4 6 से हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन हमारा चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर इसी तरह हम इस क्वेश्चन में भी जाते हैं, यहाँ भी कोई मतलब नहीं बनता है हमारा, सिंपल सी बात है कि 4 को 12 से भाग नहीं दे सकते हैं। बचा हमारा ऑप्शन डी, ये आप आंख बंद करके लगा दो सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको चेक करते हैं। तो 108, सी के मान क्या है -72 बराबर 78 -42। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36 = 36, LHS = RHS। तो हमारा सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एक लीप वर्ष में 1 जनवरी को बुधवार था, उसके पहले वर्ष में 1 जनवरी को कौन सा दिन था। अब बात करते हैं, तो पिछले वर्ष के कुल दिन कितने होंगे, 365 दिन होंगे। अब अगर उसके हम शेष दिन निकालें तो कैसे निकालेंगे, 360/7। तो कितना हो जाएगा, एक दिन पहले का निकल आएगा, एक दिन पूर्व, तो क्या हो जाएगा, तो पिछले वर्ष का दिन कौन सा होगा, एक दिन, इसमें माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा मंगलवार। बुधवार था, एक माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा मंगलवार। हमारा ऑप्शन ए मंगलवार सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एक रेलवे स्टेशन के पूछताछ कार्यालय से किसी यात्री को बताया गया कि 15 मिनट पहले ही दिल्ली के लिए ट्रेन जा चुकी है, परंतु प्रत्येक 45 मिनट बाद दिल्ली के लिए ट्रेन छूटती है। अगली ट्रेन 8:30 रात्रि छूटेगी। उस यात्री को उक्त सूचना कितने बजे दी गई। तो देखते हैं कि जब कह रहा है कि अगली ट्रेन 8:30 बजे छूटेगी, और इससे पहले ट्रेन छूटने का समय क्या होगा, 8:30 में माइनस करेंगे, और 45 मिनट बाद छूट रही है तो माइनस क्या करेंगे, 45 मिनट माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 7:45 पे ट्रेन छूटेगी। और बताया गया है कि यात्री को 15 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है, ठीक है, 15 मिनट पहले जा चुकी है, तो 7:45 पे ट्रेन छूटी, 15 मिनट बाद वो आया, कितना बजेगा 8 बजे उसे ये सूचना दी गई। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे
कि उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है धोबिया, राई, शायरा, उपर्युक्त सभी। धोबिया नृत्य जो है यह है पूर्वांचल के धोबी जाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। फिर आता है राई। राई बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पे किया जाता है। फिर आता है हमारा शायरा। शायरा नृत्य जो है बुंदेलखंड के किसानों के द्वारा फसल काटने के समय किया जाता है। तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी हमारा उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? बलरामपुर को, श्रावस्ती को, पीलीभीत को और बस्ती को। बलरामपुर और श्रावस्ती और पीलीभीत ये तीनों जिले की सीमाएं जो हैं वे नेपाल की सीमा को स्पर्श करती हैं, जबकि बस्ती जिला जो है इसकी सीमा नेपाल को नहीं छूती। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बस्ती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है क्या है? 59.26%, 60.34%, 69.72% और 79.24। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। और महिला साक्षरता दर क्या थी? 57.2%। तो हमारा, और वैसे अगर बात किया तो 77.3% पुरुष साक्षरता दर थी। तो अगर हम नियर बाय में जाके हमारा ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये निकटतम उत्तर है हमारा 79। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ भी आपको उद्योग देखना है और केंद्र देखना है। तो लकड़ी यानी काठ के खिलौने, तो ये हमारा कहाँ बनते हैं? वाराणसी और लखनऊ में। तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। खेल का सामान ये हमारा मेरठ में बनते हैं। पीतल की मूर्तियाँ, इसके लिए हमारा मथुरा फेमस है। फिर दिया सलाई, दिया सलाई कहाँ है? उद्योग कहाँ है? बरेली। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, 1, 4, 2, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ भी आपको उत्तर प्रदेश के निम्न जिन पदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन दीजिए। तो देखते हैं यहाँ भी क्या है। उत्तर प्रदेश वैसे तो खनिज की दृष्टि से एक निर्धन राज्य है, लेकिन यहाँ पर मुख्य खनिज जो हैं बांदा, ललितपुर, सोनभद्र, इलाहाबाद के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सोनभद्र में चूना पत्थर, ठीक है। उसके बाद हमारा ललितपुर में तांबा उत्पादन, और इलाहाबाद हमारा सिलिका बार के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखते हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 1, ऑप्शन सी। चलते हैं। अच्छा, सिलिका सैंड उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, और इसका उत्पादन इलाहाबाद में ही किया जाता है। ये लोग आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिलिका उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से और या वाराणसी से। तो ये हमारा है ऑप्शन सी गोरखपुर। कल्याण धार्मिक पत्रिका जो है इसका प्रकाशन कहाँ होता है? गीता प्रेस। गीता प्रेस कौन सा? गोरखपुर वाले। गोरखपुर द्वारा कब किया गया? 1927 में किया गया था। इसका संपादक कौन था? हनुमान प्रसाद पोद्दार इस पत्रिका के संपादक रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? 1999, 2000, 2001 या 2002। तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए शुरू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान, या फिर इसे कहा गया था स्कूल चलो अभियान। ये दोनों नाम है इसके, और इसका प्रारंभ किया गया था वर्ष 2001 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र। यह आपको पता ही होगा कि पूर्वी क्षेत्र जो है यह उत्तर प्रदेश का बाढ़ प्रभावित है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतवर्ष में
प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? जबलपुर, कानपुर, कुमारगंज, फैजाबाद या फिर पंतनगर में? ये हमारा है ऑप्शन डी पंतनगर। पंतनगर कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय इसका नाम है, जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। इसके बाद हुआ था हमारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो हमारा मध्य प्रदेश में है, उसकी स्थापना हुई थी 1964 में। फिर हमारा चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर है, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और उसके बाद फैजाबाद में जो हमारा है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, इसकी हुई थी 1976 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ भी आपको सही देखना है कि टेराकोटा उद्योग कहाँ पाया जाता है? ये है हमारा गोरखपुर। लकड़ी के खिलौने, ये हमारा वाराणसी। फिर है चीनी मिट्टी के बर्तन, तो ये है हमारा चिन्हट। और कांच का सामान हमारा है फिरोजाबाद। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 1, 3, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। देखते हैं कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। फिर है हमारा ओडिसी शास्त्रीय जो नृत्य है, ये उड़ीसा का शास्त्रीय लोक नृत्य है। भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु का शास्त्र का लोक नृत्य है। और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि स्वर्ण धातु भंडारण में कर्नाटक का कितना प्रतिशत योगदान है? तो ये है 47.44%। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। और सोने की खदानें जो हैं इनकी, वो कोलार हो गया, धारवाड़, हसन और रायचूर जिलों में स्थित हैं। और आमतौर पे सोने की खदानें जो होती हैं वो दुनिया की सबसे गहरी खदानें होती हैं। दक्षिण अफ्रीका में मोपनेंग, ऐसे लिखेंगे, ये खदान जो है ये दुनिया की सबसे गहरी खदान है, जो 3.9 किलोमीटर गहरी खदान है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चांदी में शीर्ष उत्पादनकर्ता राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। तो ये हमारा है चांदी में शीर्ष उत्पादनकर्ता राज्य हमारा राजस्थान का चित्तौड़गढ़ है। और चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में कौन सा देश करता है? तो वो है हमारा मैक्सिको। और उसके बाद फिर चीन आता है, और फिर पेरू का नंबर आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अपने आखिरी क्वेश्चन पे कि विश्व में तांबा संचित भंडार में चिली का कितना प्रतिशत योगदान है? 25%, 23%, 20% और 19%। तो ये हमारा है 20%। विश्व में तांबा संचित भंडार में चिली का 20% योगदान है। और तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? चिली का है। और इसके बाद फिर पेरू और फिर चीन। तो कैसा लगा है आज का वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।